हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पिछली क्लास में एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 1.2। अब एक्सरसाइज 1.3 पे अपरिमेय संख्याएं उनको पढ़ना है। उसके पहले एक ये प्रमेय पढ़ लेते हैं। इसका केवल स्टेटमेंट समझो और इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है इसमें, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p किस तरह की संख्या है? अभाज्य। अभाज्य मतलब जो किसी से विभाजित नहीं होते, ठीक है। यदि यही p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी करेगी। आगे इस प्रमेय का उपयोग करेंगे, इसलिए इसको बताया गया है। इसको ऐसा समझेंगे, मान लो ये a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर बराबर 100 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? a स्क्वायर इक्वल टू 100। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या 36 दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। और p किस तरह की संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो p बराबर हमने मान लिया क्या? 5। अभाज्य संख्या है, 5 भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, यदि ये p a स्क्वायर को विभाजित करता है, p a स्क्वायर को विभाजित कर ही देगा। ये 5 में 100 का भाग करेंगे, 20 पंचे 100, पूरा का पूरा करेंगे ना। तो यही लिखा हुआ है कि यदि ये p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी करेगा। अब देखो a स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है इसमें? 100। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 10। वर्गमूल ले लिए ना, तो इधर a हो गया, इधर कितना हो गया? 10। अब ये जो p है ये इसको भी विभाजित कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू हमने 100 मान लिया था। a बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। p बराबर क्या मान लिया था? 5। तो हमने देखा कि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो p a को भी करेगा। ये 5 में हम 10 में भाग दे सकते हैं, 5 दूनी 10, कट गया ना। तो ये प्रमेय यही कहती है कि यदि कोई अभाज्य संख्या है वो किसी एक दूसरी धनात्मक संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। अब इसी के आधारित कुछ हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। ये परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। परीक्षा में अक्सर आते हैं √2, √3, √5 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। ये हमारी प्रश्नावली 1.3 है, 1.3। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और मोस्ट सवाल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये √5 ही नहीं, √5 की जगह कभी कभी 2 दे देता है, कभी कभी 3, 5 या 7, इससे ज्यादा कुछ नहीं देता, बस इतना ही देता है। तो लगाना सबको वही उसी तरीके से, कोई तरीका चेंज नहीं है, सबको एक ही तरह से लगाना है, केवल ये अंक बदल जाएंगे बस। अब कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं। हमको सिद्ध करना है कि यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? कि यह एक क्या है? परिमेय संख्या। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है परिमेय, पर हमने क्या मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अब कोई भी परिमेय संख्या किस तरह लिखी जाती है? p/q के रूप में, ठीक है। अतः √5 किस तरह से लिखी जाएगी? p/q के रूप में, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। तथा एक चीज और ध्यान रखेंगे, तथा P और Q
दोनों परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, पी और क्यू यहाँ पे क्या है, कोप्राइम नंबर, दोनों परस्पर सहअभाज्य। ये सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, मतलब है इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि ऊपर नीचे कट सके। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 25/30 दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, 5 25 और ये 6 5 30, काटने पे कितना आ गया 5/6। लेकिन हम इसको अब नहीं काट सकते, किसी भी संख्या से नहीं काट सकते हैं। ठीक है, कोई और संख्या ले लें, 4/13 ले लें, 14 ले लें, 14 ले लिया, ये 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2/7। तो 2 और 7 क्या हो गए, सहअभाज्य हो गए। 5 और 6 क्या हो गए, सहअभाज्य। तो ये पी और क्यू इस तरह से दिए हैं कि ये अब किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, इसको और हल करते हैं, इंप्लाइज ये क्यू को इधर लेके आते हैं, तो ये इसके साथ में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 क्यूब, क्यू किधर लाया, ठीक है, ये हो गया p। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग क्या होता है, 5 होता है। ये हो जाएगा q² और इधर p² वर्ग हो गया, या इसको ऐसा लिख लो p² = 5q²। इसको लिख दिया आपने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ये 5 × q² है। ठीक है, ये क्या है, 5 × q², मतलब p² का ये जो गुणनखंड है ये कम से कम किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि 5 का इसमें गुणा है, तो हम अगर भाग करना चाहे तो 5 से इसमें भाग भी कर सकते हैं। मतलब p² किससे भाज्य है, 5 से भाज्य है। यहां पे लिख सकते हो, चाहे यहां पे, अर्थात 5 p² का एक गुणनखंड है। ठीक है ना, अर्थात 5 क्या है, p² का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो 5 क्या है, p² का एक गुणनखंड है। मतलब अगर 5 से p² को क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। अर्थात अतः 5 p का भी एक गुणनखंड होगा। अभी शुरू में ही बताया था ना, ठीक है। उसी तरह से 5 से p² में भाग, गुणनखंड मतलब भाग चला जाता है, अतः 5 p का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, मतलब p के गुणनखंड में 5 शामिल होगा। तो हम मान लेते हैं, माना p = 5x। ये क्यों मान लिया, p के गुणनखंड में क्या है, 5 है, 5, और ये x क्या है, जहां x एक पूर्णांक है। ठीक है, इसका भी वर्ग कर देते हैं, implies p² = 25x²। वर्ग किया, p का वर्ग 5 का वर्ग 25 और x²। अब हम ये मान लो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 से p² का मान p² = इतना इक्वेशन 1 पे रखते हैं। समीकरण 2 से p² का मान 1 में रखने पर
1 पे रख देंगे तो p स्क्वायर की जगह जब इसको रखेंगे 25x स्क्वायर, ठीक है, इसको रख दिया, बराबर 5q स्क्वायर। ये 5 घर आएगा तो इसके बटे पे आ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा x स्क्वायर 25x स्क्वायर बटे 5 बराबर q स्क्वायर। ये 5 कट जाएगा, 5 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x 25 5x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो q स्क्वायर है ये 5 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 शामिल है, इसके गुणा में 5 शामिल है, ठीक है। अर्थात q स्क्वायर अर्थात 5 q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, अर्थात q स्क्वायर जो है तो 5 से विभाजित हो जाता है। जब q स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाता है तो q भी हो जाएगा, अतः 5 q का भी एक गुणनखंड है। तो हम क्या देखते हैं कि ये 5 q का भी गुणनखंड है और 5 p का भी गुणनखंड है, 5 q और p दोनों का गुणनखंड है। अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। अतः p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में है, गुणनखंड 5 है। हमने शुरू में क्या माना था, p और q परस्पर सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब उनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, काटने के बाद p और q बचता है, ठीक है। और ये p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5। ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने गलत माना था। क्या गलत माना था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ऐसा क्या हुआ, गुणनखंड 5 क्यों आया, जो कि हमारी विरोधाभास परिकल्पना, जो हमने माना था, कल्पना किया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि हमारी विरोधाभास परिकल्पना के कारण आया है, ठीक है। ये p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 क्यों आया, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। जब हमारी विरोधाभास परिकल्पना के कारण आया है, अतः √5 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, हमने गलत मान लिया था, ठीक है ना। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, हमने परिमेय मान लिया था उसको, परिमेय मान के किया तो ये गलत आने लगा यहाँ पे, और जब गलत आने लगा मतलब हमने गलत माना ही था, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसमें केवल ये अक्षर बदलता है, 2 दे सकता है, 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, प्रोसीजर सबकी वही है, ठीक है। एक आध सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद बाकी फिर आप लोग देखिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सेकंड नंबर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 इस संख्या को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है।
3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। करना सबको उसी तरह से है, कुछ भी दिया हो सबको उसी तरह से, सबको बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। इसमें भी मान लेंगे, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, मान लीजिए परिमेय। अब कोई भी परिमेय संख्या है p बटे q के रूप में लिखी जाएगी। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 को किस तरह से लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। और p और q किस तरह से है, परस्पर सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, p और q किस तरह से है, परस्पर सहभाज्य संख्याएं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको हल करते हैं थोड़ा सा, 3 को घर लेके जाएंगे, 2 रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q, ये उधर जाएगा तो -3। ठीक है, और हल करते हैं, 2 रूट 5 इक्वल टू p, इसको हल करेंगे -3q अपॉन q। ठीक है, इस दो को भी नीचे ले जाते हैं, इंप्लाइज रूट 5 इक्वल टू p माइनस 3q, और ये नीचे आएगा तो अपॉन क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। अब यहां पे चूंकि p q 2 और 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। p और q हमारा क्या था, पूर्णांक ही था। ठीक है, जहां p और q, p q 2 3 पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना, ये पूर्णांक संख्या है, p और q पूर्णांक, 2 और 3 गिनती वाली पूर्णांक। अतः ये जो होगा इधर वाला, ये p माइनस 3q अपॉन 2q, ये किस तरह की संख्या होगी, बटे में है, और कोई भी बटे में संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अतः ये एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या है, परिमेय, तो ये क्या हो गई, परिमेय हो गई। और अंडर रूट 5 क्या है, अभी हमने सिद्ध किया, अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इधर अपरिमेय और इधर परिमेय, इधर अपरिमेय और इधर परिमेय। क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है कि अपरिमेय भी और परिमेय हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय और अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या हो गई। जब अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या हो गई और ये परिमेय संख्या हो गई, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, जो कि ऐसा लिख सकते हैं, त्रुटिपूर्ण है, गलत है। ठीक है, क्या गलत है, ये परिमेय हो गई और ये परिमेय हो गई और दोनों बराबर हो गए, गलत है। और यह त्रुटि कहां से उत्पन्न हुई, यहां से, हमारी परिकल्पना से, जो कि हमारी परिकल्पना, जो हमने माना था कि वो परिमेय संख्या है, परिकल्पना से, जो कि हमारी परिकल्पना से प्राप्त हुई। ये त्रुटि कहां से आई, हमारी परिकल्पना से आई, जो हमने गलत मान लिया था कि ये एक परिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई भी संख्या है वो दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। जब हमने उसको माना कि ये परिमेय है तो हम यहाँ पे आए तो ये सब गलत सलत मिल गया कि भाई परिमेय अपरिमेय बराबर हो गए।
और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। तो अतः ये हमारी परिकल्पना गलत है, मतलब वो परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय होगी, बस। ठीक है, इसमें और भी प्रश्न दिए हुए थर्ड में, जो कि एकदम इसी तरह से करने हैं। अगर आप लोगों से नहीं आएंगे तो उसको आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि ये प्रश्न नहीं बन रहा है, उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। और बाकी एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। धन्यवाद।